NH3 का डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा ज्यादा, और NF3 का डाइपोल मोमेंट क्या होता है कम, है ना। लास्ट में हमने ये केस डिस्कस कर लिया था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कुछ और केसेस पे। मान लीजिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया बेटा NH3 और PH3 का डाइपोल मोमेंट आपको कंपेयर करना है, जरा कंपैरिजन करके देखें इसका क्या आएगा डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि भाई किसका डाइपोल मोमेंट जीरो है भी या नहीं है। तो आप NH3 में देखेंगे तो एक लोन पेयर है, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। PH3 में भी एक लोन पेयर है, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो फिर आपको क्या निकालना होता है बेटा डेल्टा EN। डेल्टा EN निकालोगे तो नाइट्रोजन के वैलेंशियल मतलब नाइट्रोजन का जो EN है वो 3 है, और हाइड्रोजन का हो जाएगा 2.1, दैट इज 0.9 आ जाएगा। और PH3 में जब आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा EN अप्रोक्सीमेटली 0 आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और फास्फोरस का EN लगभग बराबर होता है। तो जिसका डेल्टा EN ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, तो NH3 का डाइपोल मोमेंट क्या मिल जाएगा बेटा ज्यादा, और PH3 का डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा कम, ठीक है। तो ये ऑर्डर बन के आ जाता है, फटाफट इसको नोट डाउन करें। तो सबसे पहले हमेशा डाइपोल मोमेंट में ये कंपेयर करना है कि किसका डाइपोल मोमेंट जीरो है या नहीं है। जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो है वो ऑर्डर में पीछे जाएगा, जिसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है वो ऑर्डर में आगे जाएगा। और जिनके नॉट इक्वल टू जीरो है उनमें फिर आपको क्या लगाना होता है बेटा डेल्टा EN। बट मैंने आपको एक बात बोल दी, कुछ केसेस में आपको किससे सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्शन से। और डायरेक्शन का एक केस कल हम लोगों ने पढ़ा था, दैट वाज NH3 एंड NF3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले केस की तरफ। अगला मॉलिक्यूल, अगला जो कंपैरिजन आपके सामने आ रहा है वो नेक्स्ट कंपैरिजन इज H2O एंड HF। ध्यान से देखिएगा, ये जो केस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना H2O और HF का, इसके बारे में कुछ कहानी समझना हमको, ध्यान से देखते आएगा। सबसे पहले नॉर्मली अगर इसको सॉल्व करें तो बेटा इसका डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। और ये हेट्रोडाइटोमिक है, इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या आ जाएगा बेटा, नॉट इक्वल टू जीरो। अब आपको आगे सॉल्व करना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा डेल्टा EN। जब आप डेल्टा EN निकालने चलेंगे तो डेल्टा EN में सबसे पहली कहानी क्या आती है कि आपको ऑक्सीजन माइनस हाइड्रोजन करना है। ऑक्सीजन का EN 3.5, हाइड्रोजन का EN 2.1, वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 1.4। और HF में जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2.1, वैल्यू कितना आएगा बेटा 1.9। अब आप देख रहे हैं इनमें से डेल्टा EN किसका ज्यादा दिख रहा है बेटा, HF का। तो इसका मतलब है उसका डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा ज्यादा। ये ऑर्डर गलत है, ठीक है। कायदे से जब हम स्टैंडर्ड बुक्स की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड बुक्स में ये ऑर्डर सही दे रखा है, बिल्कुल यही ऑर्डर है जो आपके सामने बना हुआ है। HF ज्यादा है H2O कम है, लेकिन एनसीईआरटी इस बात को सपोर्ट नहीं करता। एनसीईआरटी के अंदर ये ऑर्डर आपको क्या मिलता है बेटा, इनकरेक्ट मिलता है। एनसीईआरटी में मैंने आपको बोला था कल कि एक टेबल दे रखा है जिसके अंदर कई सारे डाइपोल मूवमेंट की वैल्यूज हैं, और उन डाइपोल मूवमेंट की वैल्यूज को जब आप देखते हैं तो वहां पर आपको डाइपोल मूवमेंट का जो ऑर्डर दे रखा है वो H2O का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा दे रखा है एज कंपेयर टू HF। तो ये जो ऑर्डर है ये एनसीईआरटी वैल्यू के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। तो आपको वैसे तो पता होना चाहिए कायदे से ये वाला ऑर्डर सही है, आपको स्टैंडर्ड बुक्स में यही ऑर्डर मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी की जो वैल्यूज है वो कुछ और बोलती है, और एनसीईआरटी की वैल्यूज का ऑर्डर ये है। तो हमें इस केस को याद रखना पड़ेगा कि H2 और HF में से एनसीईआरटी के अंदर किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा दे रखा है बेटा, H2O का। नोट डाउन कर लें ऐसे। तो यहां पर भी डेल्टा EN वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। यहां पर आपको वैल्यू बेस्ड इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो वैल्यू दे रखी है वो गलत है, सही है, कुछ भी है, बट एनसीईआरटी ने दे रखी है तो आपको उसी को फॉलो करना है कि H2O का डाइपोल मोमेंट ज्यादा और HF का डाइपोल मोमेंट कम। चलिए, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ, और क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है डाइपोल मूवमेंट के अंदर। तो H2O HF में H2O का डाइपोल मोमेंट आपको ज्यादा दिख रहा है। आगे आते हैं, कुछ और डाइपोल मोमेंट के ऑर्डर्स के ऊपर बात करेंगे। अब ये जो ऑर्डर्स आपके सामने लिखे हैं इनको वन बाय वन ऐसे इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको एग्जाम में दिया गया बेटा CH3F, मान लीजिए आपको दिया गया बेटा CH3Cl, मान लीजिए आपको दिया गया बेटा CH3Br, और मान लीजिए आपको दिया गया बेटा CH3I, और बोला गया इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट का कंपेरिजन करना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में ये ऑर्डर पूछा जा चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये भी, ठीक है। अगर CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I इनके ऊपर कंपैरिजन करें, वैसे तो ऑर्गेनिक वाले पार्ट में कवर होता, बट ठीक है अभी अपन यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं इसको। बेटा इसका डाइपोल मूवमेंट जब आप कंपेयर करेंगे तो एक बात बताओ, इनमें ये सारे के सारे पॉली एटॉमिक है, हाइब्रिडाइजेशन सबका निकालोगे sp3 आएगा। लोन पेयर जीरो है लेकिन सभी साइड एटम सेम नहीं है, तो आपको स्ट्रक्चर बना के चेक करना पड़ेगा कि भाई किसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, किसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। तो कार्बन ने हर जगह अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी बेटा, 4। कार्बन ने पोजीशन तैयार करी 4, ठीक है। साइड एटम में 3 तो क्या आ रहे हैं बेटा, हाइड्रोजन, हर किसी में 3 हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहे हैं। CH3 वाला पार्ट जो है वो कॉमन है, तो ये है ना अल्काइल हैलाइड वाली कैटेगरी में जा रहा है। और यहाँ पर कौन आ रहा है बेटा, फ्लोरीन, यहाँ आ रहा है क्लोरीन, यहाँ आ रहा है ब्रोमीन, और यहाँ आ रहा है आयोडीन, ठीक।
अब जरा इसके डाइपोल मोमेंट को कंपैरिजन करना चालू करते हैं कि भाई इसका डाइपोल मोमेंट पहली बात तो जीरो है या नॉन जीरो है। तो इतना समझ में आता है बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। यहां पर भी CH3 में सारे के सारे बॉन्ड डाइपोल जो है कार्बन हाइड्रोजन के, वो कार्बन की तरफ जा रहे होंगे। और जब मैं कार्बन और हेलोजन में बात करता हूं तो बॉन्ड का डाइपोल हेलोजन की तरफ जा रहा होगा, यहां भी हेलोजन की तरफ जा रहा होगा, यहां भी हेलोजन की तरफ जा रहा होगा। और कसाई का EN लगभग बराबर होता है, तो इसीलिए हम यहां पर बॉन्ड का डाइपोल शो नहीं कर रहे, मान लेते हैं कि यहां पर कोई बॉन्ड डाइपोल जनरेट नहीं हुआ। अब मुझे बताओ, ये जो CH3 वाला पार्ट है, यहां पर क्या ये तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा, कल हमने ऐसे टेट्राहेड्रल ऑब्जर्व करके देखा था, क्या वो तीनों का रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये बताइए, जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो ऊपर ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? बेटा ऐड होगा। यहां भी ऐड होगा, यहां भी ऐड होगा, और यहां सब्ट्रैक्ट तो नहीं होगा, कम से कम ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इससे एक बात समझ में आती है कि इन सबका डाइपोल मोमेंट कम से कम जीरो तो नहीं होगा। तो इन सबका डाइपोल मोमेंट हमने क्या लिख दिया बेटा? नॉट इक्वल टू जीरो। अब जैसे ही डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो आया, तो अगला केस क्या करना होता है? हमें डेल्टा EN निकालना होता है। अब डेल्टा EN निकालेंगे, जिसका डेल्टा EN ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा। अब मुझे बताइए, डेल्टा EN यहां पर किसका निकाले? CH बॉन्ड का डेल्टा EN निकालने से कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि CH तो हर जगह क्या है बेटा? कॉमन। तो उसका डेल्टा EN निकालोगे तो बराबर दिखेगा, तो उससे कोई बेनिफिट होने नहीं वाला। तो कंपेरिजन में हम यहाँ पर जो डेल्टा EN निकालेंगे वो कौन से बॉन्ड का निकालेंगे बेटा? CX बॉन्ड का निकालेंगे, कार्बन हेलोजन बॉन्ड का निकालेंगे। अब मुझे बताओ, कार्बन हेलोजन में यहाँ पर हायर माइनस लोअर वैल्यू करूं अगर मैं, तो 4 माइनस 2.5 दैट इज 1.5, यहां पर 3 माइनस 2.5 दैट इज 0.5, यहां पर 2.8 माइनस 2.5 दैट इज 0.3, और यहां पर अप्रोक्सीमेटली 0 आ जाएगा, क्योंकि वहां पर दोनों का EN अप्रोक्सीमेटली बराबर है। अच्छा मुझे बताइए, डेल्टा EN के बेसिस पे क्या दिख रहा है? सबसे ज्यादा डेल्टा EN किसके पास है? इसके पास। और डेल्टा EN किस बात को रिप्रेजेंट करता है? चार्ज को। म्यू का फॉर्मूला होता था Q इंटू डी। तो Q इंटू डी में जिसका डेल्टा EN ज्यादा, उस पर चार्ज सेपरेशन ज्यादा आएगा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ज्यादा आएगा, चार्ज यहां पर ज्यादा आएगा, यहां पर थोड़ा कम आएगा, यहां और कम आएगा, वहां बिल्कुल ना के बराबर आएगा। लेकिन क्या डाइपोल मोमेंट सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है या डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। अब एक बात समझना, अगर मैं यहां पर डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बनाता हूं, ठीक है, चार्ज के बेसिस पे, तो बेटा इसमें CH3F है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा EN ऑर्डर कुछ ऐसा बनना चाहिए, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। ये बनना चाहिए किसके बेसिस पे? चार्ज के बेसिस पे, डेल्टा EN के बेसिस पे। लेकिन जब इसका एग्जैक्ट ऑर्डर देखा गया ना, तो ये दोनों तो परफेक्टली ऑल राइट है, इसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये दोनों रिवर्स मिले। इसका मतलब इसका जो एग्जैक्ट ऑर्डर देखा गया है, वो ऑर्डर देखा गया CH3Cl, CH3F, CH3Br और CH3I। अब ये जो ऑर्डर है, अगर इस ऑर्डर को आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपको खुद को समझ में आना चाहिए कि इन दोनों की पोजीशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां होने थे वही है, लेकिन इन दोनों को अगर आप चार्ज के बेसिस पे एक्सप्लेन करोगे, क्यू के बेसिस पे एक्सप्लेन करोगे, तो बेटा म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी में अगर मैं क्यू के हिसाब से एक्सप्लेन करता, तो एफ का चार्ज क्या है बेटा? ज्यादा। तो फिर एफ को ऑर्डर में कहां होना चाहिए था? आगे। तो हमें ऐसा ऑर्डर तो मिल नहीं रहा है, हमें कौन आगे मिल रहा है? Cl, और पीछे कौन मिल रहा है? F। ये तभी हो सकता है जब आप इसको किसके बेसिस पे डिफाइन करेंगे बेटा? डिस्टेंस के बेसिस पे, क्योंकि कार्बन फ्लोरीन का शेल नंबर 22 है तो डिस्टेंस कम होगा, और कार्बन क्लोरीन का शेल नंबर 23 है तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। और इसीलिए यहां पर ऐसा बोला जाता है कि इस ऑर्डर में, वैसे तो सारा का सारा खेल Q और D दोनों पे डिपेंडेंट है, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ चार्ज के बेसिस पे बात करते तो ये ऑर्डर एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसको एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल है सिर्फ इस बात से कि यहां पर फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का जो डिस्टेंस है, इट इज मोर डोमिनेटिंग देन द चार्ज। और इसीलिए ध्यान रखिएगा कि यहां पर जब भी आपसे रीजन पूछा जाएगा, तो रीजन क्या आ जाएगा? ड्यू टू डोमिनेटिंग नेचर ऑफ डिस्टेंस, ड्यू टू डोमिनेटिंग नेचर ऑफ डी। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो गया, तो उसका कारण क्या होता है देख लें एक बार, समझ भी लें उसको, है ना, मतलब। लेकिन जो भी अभी हम बात कर रहे हैं सब जुगाड़ मेथड है, तो जुगाड़ के हिसाब से ही बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। एक्चुअल तो पूरा Q इंटू डी का वैल्यू उस बात को सपोर्ट करता है, इसलिए ऐसा एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन इसको अगर समझे हम लॉजिकली, तो क्या है बेटा? कार्बन फ्लोरीन और कार्बन क्लोरीन, ठीक है, ये पहली बात तो डिस्टेंस अपन ने देखा। भैया इसका जो डिस्टेंस है, मान लो वो डिस्टेंस डी और डी लिख दिया, इसका डिस्टेंस क्या है? कम। इसका डिस्टेंस क्या है? ज्यादा। चार्ज की अगर मैं बात करता, तो इस पे आने वाला चार्ज क्या होगा बेटा? कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, और इस पे आने वाला चार्ज कंपैरेटिवली क्या होगा? कम। इसका मतलब ये हुआ इसका चार्ज ज्यादा, इसका चार्ज कम।
अब आपको जब म्यू निकालना है तो म्यू का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, क्यू इंटू डी। म्यू का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, क्यू इंटू डी। अब अगर मैं चार्ज डोमिनेटिंग होता तो चार्ज इसका ज्यादा है तो इसका मतलब इसका ऑर्डर ज्यादा आना था, और अगर चार्ज डोमिनेटिंग नहीं है, डिस्टेंस डोमिनेटिंग है, तो डिस्टेंस अगर डोमिनेट करता तो इसका ऑर्डर ज्यादा आता, और वही हमें मिलता है कि यहाँ पर सीएफ और सीसीएल वाले केस में सीसीएल का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, और उसको आप चार्ज से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अगर इसको मुझे ज्यादा करना है तो डी का वैल्यू ही डोमिनेट करना चाहिए, क्योंकि अगर चार्ज डोमिनेट करेगा तो इसका वैल्यू क्या आता बेटा, कम आता। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं कि इसका जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो क्या है बेटा, डिस्टेंस है ना। चार्ज क्यों, अब देखो चार्ज इस पे ज्यादा था, डिस्टेंस तो वैसे भी इसका कम था, लेकिन चार्ज ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा चार्ज डेवलप हुआ, तो बेटा प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा। प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा तो ये थोड़े और नजदीक आ जाएंगे, जिसकी वजह से इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। और इसी तरीके से इसको बोला जाता है कि यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा डिक्रीज होने की वजह से ऑर्डर में कहा चला जाता है, पीछे। बट अल्टीमेटली आपको ये ऑर्डर याद रखना ही है, कुछ भी बोले सीधा से रीजन जो इसमें बोला जाएगा वो डिस्टेंस डोमिनेटिंग है, इसलिए ऑर्डर ऐसा है, क्योंकि सिर्फ चार्ज के बेसिस पे इसको अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट केस है। एक पॉइंट मैंने आपको उस समय भी बोला था, जब बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन हम लोगों ने करा था ना वीबीटी के अंदर, तो वीबीटी के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था यही वाला। उस टाइम पे मैंने बोला था बच्चों को ये है ना, जब डाइपोल मूवमेंट में पढ़ते हैं तो बच्चे डाइपोल मूवमेंट के इस एक्सेप्शन को, क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाता है ये, तो ये याद तो हो जाता है बच्चों को कि CH3Cl और CH3F में CH3Cl आगे है और CH3F पीछे है। लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन नीट ने, ध्यान से देखिएगा, नीट ने यही क्वेश्चन आपसे बॉन्ड स्ट्रेंथ में पूछा था, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, और पूछा था इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर निकालो। अब इसमें जिस बॉन्ड एनर्जी का आप ऑर्डर निकालोगे ना, वो कौन सी बॉन्ड एनर्जी होगी बेटा, CF, CCl, CBr और CI। अब बच्चे को क्या है, दिमाग में डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर याद रह जाता है, तो बच्चों ने वहां पर, बहुत सारे बच्चों ने क्या करा था कि उन्होंने जब ऑर्डर बनाया था ना बॉन्ड स्ट्रेंथ का, तो उन्होंने बॉन्ड स्ट्रेंथ के बदले किसका ऑर्डर बना के आ गए थे, डाइपोल मोमेंट का। हमें समझ में आना चाहिए कि बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा गया या डाइपोल मोमेंट पूछा गया। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा गया है तो दो एटम के बीच में सिग्मा का कंपैरिजन जब भी सिग्मा से होगा तो आपको क्या लगाना है, वीबीटी। और वीबीटी का पहला फैक्टर क्या होता है बेटा, शेल नंबर। इसका शेल नंबर 22 है, इसका शेल नंबर 23 है, जिसका शेल नंबर छोटा है, एटम पास पास है, एटम पास पास है, तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा। तो ये ध्यान रखना कि बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा जाए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें, और डाइपोल मूवमेंट पूछा जाए तो डाइपोल मूवमेंट का ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। पता नहीं कौन है, अल्लाह मेरे को दे, मैं पता करवा लेता हूँ कि कॉल ही नहीं आया दोबारा कभी। दे नंबर बता दे, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ज्यादा परेशान करेगा तो उसका नंबर पूरे मोहल्ले में बांट देना चाहिए, ठीक है। फोन फ्री नहीं रहेगा, सबको बोल दो लगाते रहना दिन भर। लिख लिया? चलिए ना, अब ये ऑर्डर लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पर, वैसे बेसिकली वो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर देख ले, आपको दे रखा है बेटा CH3Cl, CH3Cl2, CH3Cl3 और CCl4, ठीक है। इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं हम लोग, क्या ऑर्डर बन के आता है। मान लीजिए आपको दिया गया CH3Cl, आपको दिया गया बेटा CH2Cl2, आपको दिया गया बेटा CHCl3 और आपको दिया गया बेटा CCl4, और बोला गया इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट का कंपेरिजन करना है, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर मैंने आपको बोला वो जो टेबल में वैल्यूज दे रखी है उसके अंदर CCl4 और इनमें से शायद कोई एक दे रखा है, CHCl3 दे रखा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट इन चारों में से कोई दो केस दे रखे आपको, ठीक है। और उन दो केसेस के लिए आपको डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन दे रखा है, तो अपन उन दो के अलावा इस चारों केसेस जो बन सकते हैं उनको कंपेयर कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन अगर उसके बाहर भी आता है तो अपने को कम से कम आइडिया रहे, टेंटेटिव आइडिया रहे, ठीक है। अब एक बात देखें,
यहां पर सबसे पहले ये सारे के सारे पॉली एटॉमिक स्पीशीज हैं, तो आपको ये चेक करना है कि भाई किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा और किसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो एक बात तो समझ में आती है क्लियरली कि CCl4 का डाइपोल मोमेंट क्या होने वाला है, जीरो। लेकिन अपन फिर भी एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सब में हमें स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। तो हम लोग पहले, कार्बन ने अपने आसपास कितनी पोजीशन तैयार करी बेटा, 4। कार्बन ने अपने आसपास 4 पोजीशन तैयार करी। यहां पर 4 में से 3 पोजीशन पे कौन आ रहा है बेटा, हाइड्रोजन, और 1 पोजीशन पे कौन आ रहा है बेटा, क्लोरीन। 2 पोजीशन पे हाइड्रोजन, 2 पोजीशन पे क्लोरीन। यहां पर 1 पोजीशन पे हाइड्रोजन, 3 पोजीशन पे क्लोरीन, और यहां पर हर पोजीशन पे कौन आ रहा है बेटा, क्लोरीन। इतना समझ में आता है। इसका डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, क्लोरीन। तो यहां पर लोन पेयर जीरो, ऑल साइड एटम सेम, डाइपोल मूवमेंट जीरो। बाकी सबको सॉल्व करके देखते हैं। एक बात बताओ, कार्बन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, कार्बन। तो ये तीनों बॉन्ड का डाइपोल किसकी तरफ जाएगा बेटा, कार्बन की तरफ। और कार्बन हेलोजन बॉन्ड का डाइपोल किधर जाएगा बेटा, हेलोजन की तरफ। यहां पर आइए वापस से, कार्बन ये हाइड्रोजन से जाएगा कार्बन की तरफ, हाइड्रोजन से जाएगा कार्बन की तरफ, और कार्बन हेलोजन बॉन्ड में किसकी तरफ चला जाएगा बेटा, हेलोजन की तरफ चला जाएगा ये बॉन्ड का डाइपोल। इतनी बात समझ में आ रही है कि बेटा ये तीनों का रिजल्टेंट ऐड होगा, ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐड होगा, और इसका रिजल्टेंट भी तीनों में रिजल्टेंट में ऐड हो रहा होगा। इसका मतलब कम से कम नेट डाइपोल मोमेंट एटलीस्ट जीरो तो नहीं होगा। तो ये हमने रिजल्ट के लिए पहला स्टेप पार कर लिया कि भाई एक का डाइपोल मोमेंट जीरो है और बाकी का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। तो डाइपोल मोमेंट के इस ऑर्डर में कम से कम एक बात पता चल गई कि CCl4 ऑर्डर में कहां आने वाला है बेटा, सबसे पीछे। अब अगर बात करें तो बाकी सबके डाइपोल मूवमेंट के लिए क्या निकालना पड़ता है, डेल्टा EN। जैसे ही डेल्टा डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तो हमें डेल्टा EN निकालना होता है। और डेल्टा EN जब भी निकालना होगा तो डेल्टा EN के लिए आप एक बात बताओ, इसमें तो डेल्टा EN काम करेगा ही नहीं। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि बेटा सारे एटम सेम है। आप CH का डेल्टा EN निकालोगे वो भी तीनों में कॉमन है, और आप CCl का डेल्टा EN निकालोगे वो भी तीनों में क्या है बेटा, कॉमन। तो आप यहां पर डेल्टा EN लगा ही नहीं सकते, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में तो फिर भी आप डेल्टा EN अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि CX का बॉन्ड क्या था बेटा, डिफरेंट था। तो इस वाले केस में आपका डेल्टा EN लगेगा ही नहीं। इसको अल्टीमेटली आपको स्ट्रक्चर से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब जब आप स्ट्रक्चर से सॉल्व करते हैं तो कहानी समझिएगा, एक्चुअल में कौन किस में ऐड होगा, हाइड्रोजन क्लोरीन में ऐड होगा या क्लोरीन हाइड्रोजन में ऐड होगा, हाइड्रोजन क्लोरीन में ऐड होगा। तो उस हिसाब से देखिए, मुझे बताइए यहां पर 3 हाइड्रोजन का रिजल्टेंट जाके क्या एक क्लोरीन में ऐड होगा कि नहीं होगा बेटा, होगा। मुझे बताइए यहां पर 2 हाइड्रोजन का रिजल्टेंट 2 क्लोरीन में डिवाइड होगा, तो पर क्लोरीन बताइए एक क्लोरीन में कितने हाइड्रोजन का रिजल्टेंट ऐड होगा, एक का। दो दो में डिवाइड होगा तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन में ऐड होगा। पर क्लोरीन अपन चेक कर रहे हैं मैग्नीट्यूड कितना आएगा। यहां पर बताइए एक हाइड्रोजन कितने में डिवाइड होगा, 3 क्लोरीन में। तो पर क्लोरीन कितना हाइड्रोजन ऐड होगा बेटा, 1/3 हाइड्रोजन ऐड होगा पर क्लोरीन। तो बताइए सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड पर क्लोरीन किसमें ऐड हो रहा है बेटा, फर्स्ट वाले में। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा इसका मतलब है उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट यहां पर आपको किसका देखने को मिलेगा, CH3Cl। उससे कम डाइपोल मोमेंट किसका आएगा बेटा, CH2Cl2 का। और उससे कम डाइपोल मोमेंट किसका आएगा बेटा, CH3Cl का। एक और बात समझ ले, कुछ बच्चे होते हैं जो इस केस को हो जाने के बाद फिर बाहर आके पूछते हैं एक सवाल। क्या सवाल होता है बता देता हूं पहले। वो ये बोलते हैं कि सर आपने क्लोरीन को ऊपर रखा। मूर्खों की परिकाष्ठा बता रहा हूं, ध्यान सुनना। यहां पर क्या बोलते हैं कि ये क्लोरीन को सर ऊपर रखा तो ये तीनों इसमें ऐड हो गया, सर हम हाइड्रोजन को ऊपर रख दें तो सर फिर तो सब जाके हाइड्रोजन में ऐड हो जाएगा है? अगर मैं हाइड्रोजन यहां रख दूं क्लोरीन यहां रख दूं तो क्या कुछ चेंज आएगा क्या, यहाँ हाइड्रोजन रख दो, उससे क्या होगा, फिर हाइड्रोजन में थोड़ी ऐड होगा। हाइड्रोजन तो कार्बन को देगा और कार्बन किसको देगा, क्लोरीन को। अल्टीमेटली ऐड क्लोरीन में ही होना है। तो ये मत सोचना कि डायग्राम इधर उधर कर दोगे तो कुछ और हो जाएगा, नहीं, डायग्राम जैसा बनाना है वैसा बना लो, आंसर यही आएगा, रिजल्ट यही आएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ऐसा नहीं है कि भाई जो ऊपर रखा उसी में ऐड होगा सब। कल्याण नोट डाउन बेटे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट केसेस की तरफ।
अगला केस जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले, देखिए जो कंपैरिजन वाली बातें थी वो सब हमने कंपेयर कर ली। अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर, ठीक है। कुछ यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर बात करेंगे, उनके डाइपोल मूवमेंट का कंपैरिजन करेंगे। अभी तक मैक्सिमम केसेस जो हमने देखे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या क्या कंडीशन बनती है, आइए उस पर वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला जो मॉलिक्यूल हम लोग ले रहे हैं वो कौन सा मॉलिक्यूल ले रहे हैं बेटा, बेंजीन, ठीक है। उसके बाद जो अगला कंपाउंड हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे बेटा, नैफ्थलीन। और उसके बाद जो अगला कंपाउंड लेंगे वो क्या लेंगे बेटा, एंथ्रासीन, ठीक है। आप जब हकल्स रूल पढ़ते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, एनसीईआरटी क्लास 11th उठाते हैं, तो सबसे पहले 4n+2 रूल में आपको जो एरोमेटिक कंपाउंड दे रखे हैं वो यही एरोमेटिक कंपाउंड दे रखे हैं। तो बेंजीन, नैफ्थलीन और एंथ्रासीन, इनके ऊपर बात हो रही है, ठीक है। सपोज आपसे पूछा गया कि इनके डाइपोल मूवमेंट क्या है, जीरो है या नॉन जीरो है, इसके बारे में आपको कमेंट करना है। तो बेटा उसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा ये आपको बताना है। और ये पोलर होंगे कि नॉन पोलर होंगे इस पर भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये आंसर नहीं लिखे मैंने, मेरे को जब नॉट इक्वल टू जीरो करना होगा तो मेरे को एक क्रॉस लगाना और नॉन पोलर लिखना होगा तो नॉन लिख दूंगा, ठीक है। बताओ सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहला वाला जो मॉलिक्यूल है वो कौन है बेटा, बेंजीन, ठीक है। बेंजीन का डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा, बताओ, जीरो की नॉन जीरो। मैंने कल आपको एक बात बोली थी, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, पोलर, नॉन पोलर, ऐसी कुछ बातें आप पढ़ते हो सॉल्युबिलिटी को लेकर। बेंजीन कैसा सॉल्वेंट है, पोलर या नॉन पोलर? अगर नॉन पोलर है तो डाइपोल मूवमेंट क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है ना। तो आपको अगर थोड़ा बहुत सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट पता है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो। बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर सॉल्वेंट होना है तो इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होना पड़ेगा, जीरो, ठीक है। अब इधर देखें, ये बेंजीन जीरो हुआ कैसे, उसकी कहानी समझते हैं। बेंजीन में आप जानते हो बेटा, कार्बन की ऐसी एक रिंग बनी होती है, 6 मेंबर्ड रिंग बनी हुई होती है, और हर एक कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा होता है बेटा, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो अल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं वो सब जगह कॉन्जुगेट होता है, तो इस तरह से न्यूक्लियस ऑफ बेंजीन अपन बना देते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, सीएच बॉन्ड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, कार्बन। तो मुझे बताओ अगर इस बॉन्ड की मैं बात करूं तो क्या इस बॉन्ड का वेक्टर इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये वाला जो वेक्टर है ये भी तो उसके ठीक इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये वाला वेक्टर किससे हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला वेक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एच होगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट डाइपोल मूवमेंट कितना आ जाएगा बेटा, जीरो। तो इस तरह से अपन इसको कैंसिल आउट समझ सकते हैं कि कैसे ये कैंसिल हो रहा होगा। तो नेट डाइपोल मूवमेंट इसका कितना आ गया, जीरो। मॉलिक्यूल कैसा हो गया बेटा, नॉन पोलर। अब इतनी मेहनत करनी नहीं थी, बेंजीन खुद ही बता रहा है कि मेरा डाइपोल मूवमेंट कितना है, ठीक है। तो बेंजीन ने बता दिया मेरा डाइपोल मोमेंट कितना, जीरो। अगला वाला क्या बता रहा है, अगला वाला क्या बता रहा है, क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो कभी भूल भी जाए तो फटाफट अपन सॉल्व कर सकते हैं। बेंजीन, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये खुद ही बता रहे हैं कि हमारे डाइपोल मोमेंट्स कितने बेटा, जीरो। नोट डाउन करेंगे इसे। अच्छा एक और केस मैं यहां पर कर देता हूं, उसको फिर एक साथ ही नोट कर लीजिएगा। यहां पर ये तो हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करी, अब ध्यान सुनेगा ना। यहां पर हम लोग नेक्स्ट कंडीशन ले रहे हैं, वो ले रहे हैं बेटा मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन का, मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। आइए बात करते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की। मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या हो गया बेटा, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटा के आपने कोई एक ग्रुप लगा दिया, फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, तो उसको बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में सपोज हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या ले लिया बेटा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। या फिर हमने मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में कोई भी एक हाइड्रोजन हटा के सपोज यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो मिथाइल बेंजीन, टॉल्यूएनिन, है ना, जो भी बोलना बोल दे। इसी तरीके से मान लीजिए हमने यहां पर इसको हटा के एक OH ग्रुप लगा दिया, फिनॉल बना दिया, ये सारी चीजें आ गई आपके सामने। इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब मुझे बताइए मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का अगर आप डाइपोल मूवमेंट निकालने जाते हैं तो इनके डाइपोल मूवमेंट के रिजल्ट्स क्या होंगे वो आपको बताने हैं। और डाइपोल मूवमेंट के रिजल्ट्स के लिए आपको थोड़ा सा बस इस डायग्राम को, ये जो बनाया है, इसको ध्यान में रखते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं। मुझे बताइए यहां पर कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है बेटा, हाइड्रोजन। यहां भी कौन है, हाइड्रोजन। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल होंगे। इधर CCl और इधर CH है, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट होंगे कि नहीं होंगे, नहीं होंगे। इसका मतलब इसका डाइपोल मूवमेंट क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ये पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, पोलर। क्लोरोबेंजीन पोलर नेचर का होता है, आप सॉल्वेंट के फॉर्म में जब भी यूज करेंगे तो पोलर सॉल्वेंट रहेगा। टॉल्यूइन, टॉल्यूइन का भी डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा बेटा, नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ऊपर CCH3 वाला बॉन्ड है
और नीचे CH वाला बॉन्ड है वो कैंसिल आउट नहीं होंगे। और ऐसे फिनॉल के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब के सब ऐसे हैं जिनका डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा होगा बेटा, नॉट इक्वल टू जीरो। पहले इन दोनों केसेस को नोट डाउन करें, फिर आते हैं और आगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड के बाद डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के केसेस को देखते हैं। वापस तो नहीं आया कॉल, देख ले। आया ना? क्या एसी कम करवा दो? अबे इधर गर्मी लगती है, तुम्हें ठंडी लगती है, उधर हवा ज्यादा आती, इधर आती नहीं है। इधर तुम्हारे पास एक ही इलाज है, वो बैग है ना, उसको खाली करो, ऐसे टोपे जैसे पहन लो, ठीक है? यही है इलाज। इधर क्या, इधर आती नहीं हवा। वो देखो बड़ी मुश्किल से तो पेज हिल रहा है, देख, बाकी सब ऐसे ही है, ये जरा सा तो हिल रहा है। अबे तो एसी से थोड़ी हिल रहा हो, तो लाइट की वजह से हिल रहा है। घूमते हैं तो तुम भी घूम लिया करो, थोड़ा ऐसे उठ के आ जाएगा मेरे साथ, इधर वॉक कर लिया कर थोड़ा सा, जब ठंड लगे आ जाया कर। गर्म तो मैं कर दूंगा 2-4 मिनट में, कोई नहीं। ठीक है, चलिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात करिए। अब आते हैं आगे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में। भाई उसमें क्या परेशानी है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक घुमा के दिया, इधर से हीट एनर्जी ट्रांसफर हो गई उधर, है ना? चलो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब इसमें क्या कंडीशंस आती है, आइए ध्यान सुनिएगा। बेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब क्या हो गया, आपने बेंजीन में से 6 हाइड्रोजन जो थे उनमें से 2 हाइड्रोजन को हटा लिया और 2 फंक्शनल ग्रुप या कोई दूसरे ग्रुप्स लगा दिए। अब एक बात बताओ, इसमें आप लोग पढ़ते हैं जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको ये पता होता है कि जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं, डाई सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो वो 1 2 1 3 1 4 ऑर्थो, मेटा या पैरा, 3 पॉसिबिलिटीज बनती है। तो हम उन तीनों पॉसिबिलिटीज के कुछ कुछ केस यहां पर डिस्कस कर रहे होंगे। मान लीजिए सबसे पहले हमने कंडीशन लिया, यहां सीएल लिया और यहां सीएल लिया, ये कौन सी कंडीशन बन गई बेटा, ऑर्थो कंडीशन हो गई, ठीक है? यहां पर अगर सपोज हम लोग बात करें, तो मैंने यहां पर Cl लिया और यहां पर Cl लिया, ये कौन सा कंडीशन हो गया बेटा, पैरा कंडीशन हो गया। मेटा अभी हम लोग नहीं ले रहे, वैसे अभी हम इसके बाद भी एक कंपैरिजन करेंगे जहां ऑर्थो मेटा पैरा को आपस में कंपैरिजन करेंगे। यहां पर मेनली हम लोग पैरा पोजीशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? यहां पर मान लीजिए मैंने OH लिया, यहां पर OH लिया, मान लीजिए यहां पर हम लोगों ने CN साइनाइड ग्रुप ले लिया, यहां पर भी CN ग्रुप ले लिया, और सपोज यहां पर हमने थायोल ग्रुप ले लिया अल्कोहल के बदले, दैट इज SH ग्रुप ले लिया। अब इनके डाइपोल मोमेंट्स हम लोगों को क्या करने बेटा, कंपेयर करने की, भी किसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, नॉन जीरो, इस तरह की बातें आती है, ठीक है? अब आइए सबसे पहले वाले केस की बात करते हैं। तो इनके डाइपोल मोमेंट बताइए मुझे, जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा बेटा? नॉन जीरो। इतना तो समझ में आना चाहिए, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो खेल खत्म है आपका बेटा, ठीक है? ये क्लियर बात समझिए। अगर ये किसी को जीरो दिख रहा है तो -1 ही आएगा, जीरो भी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब मुझे बताओ, हाँ इस बार कुछ ना हो रहा फिर। अब मुझे बताइए यहां पर अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो पहले मैं इक्वल टू जीरो लिख देता हूं। मुझे बताइए इन सब की पोजीशंस को जरा चेक करिए, ये ऑर्थो पोजीशन पे है, मेटा पे है या पैरा पे है बेटा? पैरा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर कौन सा बॉन्ड है बेटा? CH। यहां भी कौन है? CH, कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर CH है, यहां भी CH है, कैंसिल हो जाएगा। यहां CCl है और यहां भी CCl है, क्या ये इक्वल एंड ऑपोजिट होगा या नहीं होगा? होगा, कैंसिल हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। और जिसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा बेटा? पोलर। अच्छा मुझे बताइए अगर मैं साइनाइड की बात करता हूं, पहले इसको देख लेते हैं साइनाइड को। बताइए साइनाइड का डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? जीरो आएगा कि नॉन जीरो आएगा? इसका क्या आएगा? इसका क्या आएगा? OH का नॉन जीरो,
बहुत बढ़िया। काहे? क्योंकि सर याद है। आप ओपन बुक जैसा H2O2 चला हो है ना। चलो समझते हैं इसको। यहां पर अगर हम लोग बात करें, एक बात बताओ, Cl को हमने देख लिया, इसका डाइपोल मोमेंट क्या आ गया? 0। अब जैसे जैसे ही बच्चों को ये दिखता है ना, किसी कम याद है, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। रीजन छोड़ो, Cl की बात करें, डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? 0। समझ में आ रहा है? दोनों ग्रुप ऑपोजिट। अब बच्चा क्या देखता है, यहाँ भी दो ऑपोजिट ग्रुप है, दो ऑपोजिट ग्रुप है, दो ऑपोजिट ग्रुप है, वो क्या करके आता है? डाइपोल मोमेंट 0 कि ऊपर वाला ग्रुप नीचे वाले ग्रुप को क्या कर देगा? कैंसल। कुल मिला के सब खेल खत्म, 0 0 0 0 0। वापस आ जाता है, बहुत खुशी से वापस आता है जब आंसर की आती है, उसको पता चलता है। अब देखो यहां पर क्या कंडीशन आ रही, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले सीएन में एक बात बताओ, यहां पर जो सीएन है इसमें सेंट्रल, यहां पर एक ही ग्रुप था बेटा, एक ही एटम था। क्या ये पॉलीएटॉमिक टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। पॉलीएटॉमिक इन द सेंस आपको तो सिर्फ सीएन दिख रहा है, लेकिन ये कार्बन कार्बन से भी तो जुड़ा हुआ है। यहां पर ये जो कार्बन है ना, साइनाइड का जो कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको। क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन। अब एक बात बताओ, अगर मैं सीएन का हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूं तो क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन एसपी आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा भाई एसपी? क्योंकि यहां पर सीएन के बीच में आपको क्या दिख रहा है बेटा? ऐसा ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, जीरो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन आता है एसपी। एसपी की ज्योमेट्री कैसी होती है? लीनियर। कैसी होती है? लीनियर। लीनियर होने का मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन से जो ये वाला साइड एटम है और जो ये वाला साइड एटम है, दोनों एक लाइन में जुड़े होने चाहिए। लीनियर का मतलब ये होता है। तो इसका मतलब है, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को वापस से करेक्ट कर दूं तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन रहा है कि यहां पर जो साइनाइड का ट्रिपल बॉन्ड है वो कुछ इस तरह से बना होगा एक लाइन में, क्योंकि ये कार्बन और ये नाइट्रोजन एक लाइन में होना चाहिए, बिकॉज द हाइब्रिडाइजेशन इज एसपी एंड ज्योमेट्री इज लीनियर। सेम कहानी सीएन के साथ भी होगी बेटा। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो एसपी आएगा, और एसपी आने का मतलब इस कार्बन से जो नाइट्रोजन जुड़ा होगा वो कैसा जुड़ा होगा बेटा? एक लाइन में जुड़ा होगा, क्योंकि ये कैसा बेटा? लीनियर। अब मुझे बताओ, अगर ये लीनियर है तो इसका जो वेक्टर होगा वो इधर होगा या सीधा होगा बेटा? सीधा। और इसका भी वेक्टर सीधा। क्या दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। और इक्वल एंड ऑपोजिट है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा? कैंसिल। कैंसिल कर देंगे तो डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा? 0। और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। अब आगे आते हैं, ओएच पे आते हैं। मुझे बताओ, ओएच में ऑक्सीजन का जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, अभी हम लोग विदाउट रेजोनेंस कंसीडर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कॉन्जुगेशन में भी जा सकता है वो लोन पेयर, बट ठीक है। अभी यहां पर बताओ, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो दो सिग्मा, दो लोन पेयर, क्या आएगा? sp3। sp3 में जब दो लोन पेयर आते हैं तो स्ट्रक्चर कौन सा बनता है? वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप। क्या लीनियर बनता है कि नहीं बनता? नहीं बनता। क्या बनता है? बेंड। तो एक्चुअल में इसका जो, अगर आप इसमें इस ऑक्सीजन को कॉन्जुगेशन में ले जाओगे ना तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो sp2 हो जाएगा। sp2 में एक लोन पेयर आएगा तो भी वी शेप ही बनेगा। तो अल्टीमेटली स्ट्रक्चर वही बनना है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये वी शेप बन रहा है, बेंड शेप बन रहा है, मतलब ये वाला जो साइड एटम है, मतलब कार्बन, और ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये एक लाइन में नहीं हो सकते, ये वी जैसे होने चाहिए, बेंट होने चाहिए, एंगुलर होने चाहिए। और वैसे ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये भी कैसा होगा बेटा? एंगुलर होगा। और अगर ये सीधे होते OH OH इसकी तरह, तो इसका वेक्टर और इसका वेक्टर कैंसिल हो जाता। लेकिन अभी ये सीधे नहीं है, एक एंगल पे है, और एंगल पे है तो वेक्टर कैंसिल नहीं होंगे। और वेक्टर कैंसिल नहीं होंगे तो डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा बेटा? नॉट इक्वल टू 0। और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? पोलर। सेम कहानी एसएच के साथ है, ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप में है, तो इसका भी जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसके अंदर भी जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? सल्फर के साथ ये H, सल्फर के साथ ये H इस तरह से जुड़ा होगा, और इस तरह से जुड़ा होगा तो ये वेक्टर एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं होंगे, कैंसिल नहीं होगा, और स्पीशी कैसा आ जाएगा? पोलर। अब एक सवाल उठेगा यहां पर इतना बताने के बाद वापस, कि सर आपने बोला कि भाई इसका जो डाइपोल होगा और इसका जो डाइपोल होगा इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं है तो कैंसिल नहीं हो रहे। बिल्कुल सही बात है सर, हमारे पास तो तूफानी दिमाग है। तूफानी दिमाग क्या है? इधर देखो, तो यहाँ पर मार्कर की दिक्कत है बेटा। एक और ये कंडीशन क्या है? मान लो ये बेंजीन को अपन ने ऐसे मान लिया, सर आपने एक OH इधर बनाया और एक OH इधर बनाया, ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है ना। तो सर ये वेक्टर और ये वेक्टर कैंसिल नहीं होंगे, समझ में आता है?
सर अब तो ये इधर आ रही है, इधर जा रहा है, अभी तो हमको कैंसल होता हुआ दिख रहा है। का ये कैंसल होगा? का ये कैंसल होगा? क्यों नहीं होगा भाई? है बुक सेफ है तो क्या हुआ? अलग अलग प्लेन में होगा। अच्छा, अगर आप इसको ऐसे घुमा भी देते हो ना, ध्यान सुनना, अब अगर आप इसको घुमा भी देते हो ये एंगल और ये एंगल, कईयों को लग सकता है कि सर इनको अगर बराबर लाएंगे तो कैंसिल कर देंगे। सही बात है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। लेकिन आप पढ़ते हैं कन्फर्मर्स, सुने कन्फर्मर्स? ये केवल एक कन्फर्मर है, इसमें ये जो एक ओएच और ये ओएच ऐसे रखे ना, इसके एक को फिक्स कर दो और दूसरे को घुमा दो पूरा, तो जब ये ऑपोजिट आएंगे तब ये कैंसिल हो सकते हैं। लेकिन बाकी जितने भी रोटेशन होंगे ना, इसको जैसे जैसे मैं घुमाऊंगा, इसको फिक्स रखा और इसको जैसे जैसे घुमाऊंगा, इसके इनफाइनाइट कन्फर्मर्स बनेंगे। उन सारे कन्फर्मर से में वो जो एक कन्फर्मर है वो आपको अगर कैंसिल होता हुआ दिख भी रहा है, तो बाकी बचे हुए जितने भी कन्फर्मर है वो कैंसिल नहीं होंगे। और इसीलिए पूरे मॉलिक्यूल में इतने सारे केसेस में अगर एक कैंसिल हो रहा है तो हमको तो नेट देखना होता है, तो नेट इस मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा डाइपोल मोमेंट आएगा ही आएगा, और इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये कैसा होगा? पोलर। एंड सेम जो कॉन्सेप्ट है वो किसके साथ अप्लाई होता है बेटा? थायल ग्रुप के साथ भी होता है। नोट डाउन कर ले, ऐसे आगे बढ़ते हैं। फोन तो नहीं आया वापस? देख ले, साइलेंट करने से फोन थोड़ी बंद हो जाता है। लेट्स क्रैक इट, बहुत बढ़िया। चलिए लिख लिया बेटा सबने? अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ठीक है, ध्यान रखना कि जब भी देखो ऑर्थो और मेटा पे तो कभी भी डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो ही नहीं पाएगा, वहां तो बचेगा ही बचेगा। लेकिन पैरा में कई बार डाइपोल मोमेंट जीरो आ भी सकता है और कई बार नॉन जीरो भी आ सकता है। ऐसा मत देखना कि पैरा पोजीशन पे यहाँ ओएच ओएच देते और आप इसको क्या कर दो बेटा, कैंसिल आउट कर दो, वो हमेशा कैंसिल होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और केसेस पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर अब हमारे पास कुछ कंडीशंस आ रही है, यहां पर हमें क्या करना है बेटा? कंपैरिजन करना है। ठीक है, कंपैरिजन में हम दो केसेस को पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा केस नंबर 1, और इसमें हम डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात कर रहे होंगे ना, एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ म्यू इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, कंपैरिजन ऑफ म्यू इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज बनेगी, या तो ऑर्थो पोजीशन बनेगा, या मेटा पोजीशन बनेगा, या पैरा पोजीशन बनेगा। और तीनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, ये हमें यहां पर कंपेयर करना है। ठीक है, जब हम तीनों को कंपेयर करते हैं तो ध्यान सुनना, यहां पर दो केसेस बनेंगे। वो डिपेंड करेगा कि जो दो आपने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा रखे हैं उनके इंडक्टिव इफेक्ट्स कैसे हैं। क्या दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट सेम है, या दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट ऑपोजिट है? दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट सेम होने पर क्या होता है उसको पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, और दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट ऑपोजिट होने पर क्या होगा वो इसके बाद अगली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए केस नंबर 1 की बात करते हैं। इफ बोथ substituent groups have same inductive effect, मतलब जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, अगर उन दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट एक जैसा है, मतलब या तो दोनों प्लस आई दिखा रहे हो या दोनों माइनस आई दिखा रहे हो, तो उस केस में ऑर्डर क्या बनता है ऑर्थो मेटा पैरा का, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो बेटे यहां पर हम लोग सपोज यहां पर भी Cl ले लिया, ये मैंने डाइक्लोरोबेंजीन ले लिया, और डाइक्लोरोबेंजीन के हम तीनों आइसोमर्स यहां पर ले लेते हैं, जिसमें ऑर्थो आइसोमर, मेटा आइसोमर और पैरा आइसोमर हम लोग ले रहे होंगे। तो इस तरह से हम इसको पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है, ये
तीनों मैंने डाइक्लोरोबेंजीन बना दिया आपके सामने, और इसमें सबसे पहले वाले केस को देखेंगे तो आप 1,2 डाइक्लोरो, 1,3 डाइक्लोरो, 1,4 डाइक्लोरो, या फिर इसको हम लोग सीधे क्या बोलते हैं बेटा, ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है, और ये कौन सा है बेटा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो आप मैंने 1,2, 1,3, 1,4 के बदले OMP लिख दिया, उससे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब एक बात समझना, आपको कंपैरिजन करना है इनके डाइपोल मूवमेंट का, हमें ये बताना है इनमें से ऑर्थो मेटा पैरा में से किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, किसका डाइपोल मूवमेंट कम होगा। ये बात बताओ, ये डायटोमिक स्पीशीज है या पॉलीएटॉमिक स्पीशीज? पॉलीएटॉमिक। अरे डायटोमिक है कि पॉलीएटॉमिक है? डायटोमिक नहीं है ये क्या है, पॉलीएटॉमिक। इसका फॉर्मूला क्या है, C6H4Cl2, यही है ना? ये क्या है, वही है। ये क्या है, वही है। तीनों ही C6H4Cl2 है, ध्यान सुनते हैं ना। तो ये पॉलीएटॉमिक है, 6 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, 2 एटम नहीं है, 2 से ज्यादा एटम्स हैं यहाँ पर। ये पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक में सबसे पहले आप ये चेक करते हैं कि डाइपोल मोमेंट 0 है या नॉन जीरो है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा कि नॉन जीरो होगा? नॉन जीरो। इसका भी नॉन जीरो होगा, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन एक बात बताओ, क्या हर बार जब पैरा पोजीशन पे 2 ग्रुप आएंगे तो क्या उसका डाइपोल मोमेंट ऑलवेज नॉन जीरो होगा या 0 होगा? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो तो कुछ भी हो सकता है ना। कई बार पैरा पे 0 भी हो सकता है और कई बार पैरा पे नॉन जीरो भी हो सकता है। अभी मैंने जो केस कंसिडर किया वो ये वाला है, वो 0 है मान लिया, लेकिन हो सकता है एग्जाम में यहाँ पर Cl के बदले OH आ जाए, कोई और ग्रुप आ जाए, तब ये 0 नहीं होगा। तो उस टाइम पे ये भी नॉन जीरो होगा, ये भी नॉन जीरो होगा और ये भी नॉन जीरो होगा। अभी तो मुझे तीनों में से पता कि ये तो 0 है, ये सबसे पीछे जाएगा, लेकिन जब ये नॉन जीरो होगा तब इसको भी तो कंपेयर करना पड़ेगा। इसलिए अभी हम इसको नॉन जीरो मानते हुए सॉल्व कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तभी ताकि हमें ऑर्डर पता चल जाए, ये यूनिवर्सल ऑर्डर है। एक बात बताओ, इसमें अगर हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक बात बताना, सबसे पहले मान लिया इसको भी नॉन जीरो, इसको भी नॉन जीरो, इसको भी नॉन जीरो मान लिया किसी और केस के रिस्पेक्ट में, तो मुझे बताइए सबसे पहले अगर नॉन जीरो है तो फिर आप क्या निकालते बेटा, डेल्टा EN चेक करने के लिए। डेल्टा EN निकालोगे किसका, सब तो सेम है। यहां पर 6 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 4 CH बॉन्ड है, तो वहां भी 4 CH बॉन्ड है, वहां भी 4 CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड का डेल्टा EN बराबर आएगा। यहां भी CCl बॉन्ड है, वहां भी CCl बॉन्ड है, वहां भी CCl बॉन्ड है, डेल्टा EN बराबर आएगा। मतलब डेल्टा EN यहां पर काम नहीं करने वाला। मतलब आपको एक्चुअल लॉजिक की तरफ जाना पड़ेगा, और एक्चुअल लॉजिक जो होता है वो याद करिए, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला हमने लिखा था μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। ध्यान सुनिएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था वेक्टर्स के हिसाब से, वो क्या था, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो मुझे बताइए यहां पर इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है, C6H4Cl2। तो बेटा जो CH बॉन्ड का म्यू होगा, जो CH बॉन्ड का म्यू वहां होगा Q इंटू डी, वही CH का Q इंटू डी यहां भी होगा, वही CH का Q इंटू डी यहां भी होगा। मतलब जो μ1 है तीनों में वो बराबर है, CH CH CH। अच्छा, जो μ2 निकलेगा वो किसकी वजह से निकलेगा, CCl। तो यहां भी CCl, यहां भी CCl, मतलब दोनों का μ2 भी क्या आएगा, बराबर। μ1 बराबर μ2 बराबर, μ1 बराबर μ2 बराबर, लेकिन जो डिफरेंस आएगा वो किसके अंदर आएगा बेटा, थीटा में। और क्या यहां से एक रिलेशन दिख रहा है कि म्यू आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कॉस थीटा, बट ठीक है अपन ने कॉस थीटा लिख दिया, तो रिजल्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। रिजल्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा की कॉस थीटा, कॉस थीटा, ध्यान रखना, थीटा नहीं कॉस थीटा, क्योंकि कॉस का जो ग्राफ बनता है, कोसाइन का जो ग्राफ बनता है वो इनवर्स ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ नॉर्मल ग्राफ होता है, और कोसाइन का ग्राफ इनवर्स ग्राफ होता है ना। पहले ट्रफ आता है फिर क्रेस्ट आता है, ध्यान रखना ना, वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अब आगे देखिए, हमें इसका मतलब है यहां पर μ1 μ2 से तो कुछ निकलने वाला है ही नहीं, तो मुझे अल्टीमेटली जो सॉल्व करना पड़ेगा वो किसके बेसिस पे सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, थीटा के बेसिस पे सॉल्व करना पड़ेगा। अब थीटा जब आपको निकालना है तो मुझे एक बात बताओ, ये जो क्लोरीन है ये कैसा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या डोनेटिंग ग्रुप है बेटा, विड्रॉइंग ग्रुप है। यहां पर भी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और यहां पर ये दोनों क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे होंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे होंगे तो बेटा आपको जो थीटा निकालना है वो इन दोनों वेक्टर के बीच का थीटा निकालना है, और दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए आपको तरीका पता होना चाहिए, टेल से टेल को आप ज्वाइन करते हैं तो जाके थीटा निकलता है।
इसका टेल और इसका टेल, एक सेंटर ले लो, ये पॉइंट बना लो, इसको उठा के इसकी पूंछ इसमें चिपका दो, कैसा जा रहा है ऊपर, और इसकी पूंछ इस पे रख दो, ऐसा जा रहा है, ये आ गया, टेल से टेल मिला दिया अपन ने। यहां पर भी एक डॉट ले लो और इसका टेल इस पे रख दो, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसका टेल भी इस पे रख दो, तो ये ऐसा जा रहा है। और यहां पर भी अगर आप टेल से टेल मिला देते तो इसका टेल ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका टेल नीचे की तरफ जा रहा है। अब मुझे बताओ, अगर आप यहां पर एंगल मेजर करते हो तो ये अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री के आसपास आता है, ये अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री के आसपास आता है, और ये अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री के आसपास आता है। बताइए तीनों में से सबसे ज्यादा थीटा किसका है? पैरा वाले का। तो क्या उसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा? नहीं, थीटा नहीं, कॉस थीटा, और कॉस का ग्राफ इनवर्स होता है, जिसका थीटा सबसे कम उसका कॉस थीटा सबसे ज्यादा। और या फिर अगर आप वैल्यू के हिसाब से बात करें तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए। क्या वैल्यूज याद है आपको? बताइए कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? +1/2। इसका क्या होता है बेटा? -1/2। और इसका कितना होता है बेटा? -1। तीनों में से सबसे ज्यादा जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कौन सा आ रहा है बेटा? +1। और जिसका कॉस थीटा का वैल्यू सबसे ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट भी सबसे ज्यादा, मतलब यहां पर जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा OMP, ठीक है ना? ऑर्थो सबसे ज्यादा, उससे कम मेटा, और उससे कम पैरा। अब ये ध्यान सुनना मेरी बात, ये ऑर्डर कब वैलिड है? जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो? सेम। हो सकता है ग्रुप अलग हो, जरूरी नहीं कि CL दे। यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दिया तो यहां पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी दे सकता है, दोनों का इफेक्ट सेम होगा तो ऑर्डर यही बनेगा। अब इसके बाद जो सेकंड केस अपन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि अपन इंडक्टिव इफेक्ट ऑपोजिट रखेंगे, एक डोनेटिंग ग्रुप होगा और एक विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। तो अपने को दोनों केसेस याद नहीं करने होते, अपने को एक केस समझ लेना होता है और दूसरा केस इसका ठीक क्या होगा? ऑपोजिट। हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन याद रखने के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो ये वाला केस सबको समझ में आता है, जब सेम इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो ये कैंसल होते होंगे, कैंसल होते होंगे तो ये मिनिमम आएगा, ये मिनिमम आएगा तो ये मैक्सिमम आएगा। कब? जब सेम इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो जब ऑपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। लिख लिया भाई सबने? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने जो डिस्कशन किया दैट वाज विद सेम इंडक्टिव इफेक्ट। अब जो अगला डिस्कशन होगा विद ऑपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो आइए ऑपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से बात करते हैं। यहां पर कंडीशन देखिएगा, आपको केस नंबर 2 दिया गया कि इफ बोथ substituent groups have opposite inductive effect, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो उस केस में क्या होगा? तो हमने जो पिछला केस पढ़ा ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, पर आइए उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं और एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने ऑर्थो पोजीशन लिया, यहां पर आपने CH3 ग्रुप ले लिया, यहां पर Cl ग्रुप हो गया, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, अब इन्हीं को हम ऑर्थो, मेटा और पैरा पे 1 बाय 1 पोजीशन कर देते हैं। यहां पर आपने ले लिया बेटा CH3, यहां पर आपने ले लिया बेटा Cl, और एक और कंडीशन यहां पर आती है जब पैरा पोजीशन पे इन दोनों को पोजीशन करते हैं हम लोग, तो एक CH3 यहां पर आ गया और Cl यहां पर आ गया। ध्यान से देखिएगा, पहला वाला जो केस है ये कौन सा केस है बेटा? ऑर्थो। दूसरा वाला क्या है बेटा? मेटा। और तीसरा वाला कौन सा केस है बेटा? पैरा। ठीक, अगेन अगर मैं बात करूं तो इसमें पॉलीएटॉमिक स्पीशीज है, इतना समझ में आ रहा है कि डाइपोल मूवमेंट जीरो तो किसी का भी नहीं होगा, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब अगर डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है
इसका मतलब है सबके लिए हमें क्या निकालना होता था, डेल्टा ई एन, पर डेल्टा ई एन निकालने का यहाँ कोई फायदा होने नहीं वाला, क्योंकि इसका जब आप फॉर्मूला सोच रहे हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो वो क्या आ रहा है, C6H4CH3Cl, 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 मतलब जो बॉन्ड्स है वो एक जैसे, तो सबका डेल्टा ई एन बराबर आएगा, और डेल्टा ई एन बराबर आएगा तो डेल्टा ई एन काम नहीं करेगा, अल्टीमेटली आपको वो रिजल्टेंट वाला जो एक्चुअल फॉर्मूला उस पर आना पड़ेगा, और उसमें भी हमने बात करी अभी थोड़ी देर पहले कि अल्टीमेटली आपको सॉल्व किससे करना पड़ेगा बेटा, cos थीटा से, क्योंकि जो CCH3 बॉन्ड का Q इंटू डी होगा वो इधर भी CCH3 का होगा, इधर भी CCH3 का होगा, जो CCl का Q इंटू डी होगा वो तीनों में होगा, जो CH का Q इंटू डी होगा वो तीनों में होगा, मतलब μ1 μ2 μ3 जो भी निकालोगे वैल्यू बराबर आएगी, चेंज केवल कौन होगा बेटा, थीटा। अब थीटा को निकालते हैं, आइए उस पर बात करें। बेटा ये CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, Cl क्या करेगा बेटा, विड्रॉ करेगा, ये डोनेट करेगा, ये विड्रॉ करेगा, ये यहां पर क्या करेगा बेटा, डोनेट करेगा, ये विड्रॉ करेगा। अब आपको दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने का तरीका क्या बोला मैंने, डॉट से डॉट को मिला दो। तो अगर हमने ये सेंटर मान लिया, तो बेटा इसके टेल को उठा के मैं यहां रखता हूं, तो इसका टेल कैसा जा रहा है, नीचे की तरफ, और इसको उठा के यहां रखता हूं तो इसका टेल इधर जा रहा है। यहां पर आइए, इसका टेल जा रहा है बेटा नीचे की तरफ, और इसका टेल ऐसा जा रहा है, तो ये बना दिया अपन ने, और यहां पर दोनों आपस में क्या कर जाएंगे बेटा, ओवरलैप कर जाएंगे, ऐसा। अब मुझे बताइए, यहां पर जो थीटा बनता हुआ दिख रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली होगा बेटा 120 डिग्री का, ये अप्रोक्सीमेटली होगा बेटा 60 डिग्री का, और यहां ओवरलैप हो गया तो थीटा हो जाएगा बेटा 0 डिग्री का, ठीक है। अब मुझे थीटा से सॉल्व नहीं करना, मुझे तो किससे सॉल्व करना है बेटा, कॉस थीटा से। तो कॉस 120 डिग्री का वैल्यू, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, क्योंकि कॉस का ग्राफ इनवर्स होता है, तो जिसका थीटा सबसे कम होगा उसका वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा। इवन एग्जाम में अगर वैल्यू याद ना आए आपको, तो आप इस लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा यहां पर कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा, -हाफ, इसका कितना होता है बेटा, +हाफ, और इसका वैल्यू कितना होता है बेटा, +1। और आप देख सकते हैं तीनों में से सबसे ज्यादा कॉस थीटा का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो किसका आ रहा है बेटा, पैरा का। मतलब यहां पर डाइपोल मूवमेंट का जो ऑर्डर है वो लास्ट वाले ऑर्डर का ठीक उल्टा आ गया, पैरा का सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ एडअप हो जाएंगे पैरा पोजीशन पे, दोनों के इंडक्टिव इफेक्ट ऑपोजिट है, तो OMP वाला जो ऑर्डर है वो है ना यहाँ पर इंक्रीजिंग आ जाएगा, तो नोट डाउन कर ले ऐसे। तो दोनों केसेस को याद रखने की कोशिश ना करें, कोई एक केस याद कर ले, जो इससे पहले वाला था सेम इंडक्टिव इफेक्ट, वो याद रखना कंपैरेटिवली इजी रहता है, क्योंकि सेम अगर पैरा पे है तो आपको ऐसा दिख जाएगा कि कैंसिल हो रहे हैं, तो उससे पता चल जाता है कि पैरा सबसे कम है, तो यहाँ पर ठीक उसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा और पैरा सबसे ज्यादा। कर लिया भाई नोट डाउन सबने, ठीक है। तो यहां पर ये जो केसेस हमें पढ़ने थे डाइपोल मूवमेंट को लेकर, वो केसेस हमने यहाँ पर डिस्कशन करे। अब इसमें एक और केस आपको पढ़ना होता है, वो आप जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे तो सिस और ट्रांस में ट्रांस कैंसिल हो जाता है और सिस का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है, इस तरह की बात बता दी जाएगी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाकी तो सब ऑलमोस्ट अपन ने डिस्कस यहाँ कर लिया है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को डिस्कस करने, ठीक है। क्वेश्चंस के ऊपर जाएं तो बेटा एक यहाँ पर आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये एप्लीकेशन मान लो आप, एक तरह से डाइपोल मूवमेंट का एप्लीकेशन है। और डाइपोल मूवमेंट का एप्लीकेशन क्या है बेटा, टू कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल। हमने बात करा था कोई भी कंपाउंड ना तो 100% आयनिक होता है, ना ही 100% कोवेलेंट होता है। तो जब भी कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है तो उसके अंदर कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा, उसको निकालने का एक फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, जो फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ म्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ म्यू इनटू 100 परसेंटेज निकाल दो। सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व्ड, कैलकुलेटेड, थियोरेटिकल, वियोरेटिकल, वही वाली कहानी है लगभग, है ना। तो आपने यहाँ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू इनटू 100, दैट इज म्यू ऑब्जर्व्ड और म्यू थियोरेटिकल इनटू एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो दे दी ऊपर। अब ये जो फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बहुत पहले किसी स्टेट के एग्जाम में आया हुआ है, या किसी स्टेट के सिलेबस में किताब जो होती है स्टेट बोर्ड की वहां दिया हुआ है। एनसीईआरटी में इसका कोई मेंशन नहीं है, तो आने की इसकी पॉसिबिलिटी रेयर है, बट फिर भी अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में ये आ चुका है, और कभी कोई उठपटांग क्वेश्चन आया तो हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। वरना
एनसीईआरटी में ये चीज नहीं है ना, तो ये अपने को क्लियरली कॉन्टेक्स्ट जो है वो पता होना चाहिए, इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। चले फॉर्मूला लिख लें पहले, तो डिस्कशन करते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस और देखते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है क्वेश्चंस की। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ म्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ म्यू इनटू 100। अब इसमें क्वेश्चन में क्या करेगा, देखो ध्यान से सुनो, है ना, आपको एक इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी, ठीक है ना, म्यू की ऑब्जर्व या थ्योरेटिकल में से कोई एक वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी, और म्यू ना देकर क्यू इंटू डी भी दे सकता है, क्यू दे सकता है, डी दे सकता है, आप उसको मल्टीप्लाई करके म्यू निकाल सकते हो और फिर आपको ये सॉल्व करना होगा। लिख लिया फॉर्मूला सबने? चलिए ये लिख ले वापस से, इधर देखो आप, है ना, क्वेश्चन आपके सामने, जरा एक बार देखें, क्वेश्चन को रीड करें और समझने की कोशिश करें क्या गिवन है। क्वेश्चन लिख भी लो साथ साथ, लिखना तो है ही है। क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूं, चलो मैं लिखते जाएगा। कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर और चार्ज फ्रैक्शन, कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर और चार्ज फ्रैक्शन। चार्ज फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या हो गया, कोवेलेंट कंपाउंड में कितना आयनिक कैरेक्टर, कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर या कितना चार्ज डेवलप हो रहा है उसकी बात कर रहा है। कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर और चार्ज फ्रैक्शन इन अ मॉलिक्यूल, in a molecule having bond length 1 angstrom, in a molecule having bond length 1 angstrom and charge, having bond length 1 angstrom and charge 4.8 into 10 to the power minus 10 ESU, electrostatic unit, 4.8 into 10 to the power minus 10 ESU, given that, आगे लिखेंगे, given that the experimental value, given that the experimental value of dipole moment, given that the experimental value of dipole moment is 1.2 dBi, given that the experimental value of dipole moment is 1.2 dBi। अब यहां पर सबसे बड़ा खेल क्या है, सबसे बड़ा खेल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का। आपको उसको डिवाइड, डिवाइड का मैंने पिछली क्लास में आपको 3 रिलेशंस बताए थे। हमने देखा था 1 डिवाइड इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 ES, सॉरी कूलम मीटर, ये बोला था मैंने आपको, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज वार्ज के हिसाब से बात चल जाती है। इधर देखें, अब आपको फिजिक्स में इतना ये पढ़ा होगा ESU आपने। आए पहले फॉर्मूले को देखते हैं। फॉर्मूला आपके सामने क्या आ गया बेटा, आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100, ठीक है। अब आप देखो यहां पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको दे रखी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो एक्सपेरिमेंट करने से मिली है। तो आपने म्यू जीरो जो है या म्यू ऑब्जर्व जो है उसका वैल्यू रख दिया, और उसका वैल्यू कितना दिया आपको 1.2 डिवाई। 1.2 डिवाई को अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा बेटा, 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, ठीक है। अब ये रिलेशन कहां से आएगा, तो रिलेशन याद करिए, ये रहा 1 डिवाई इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 ESU, ठीक है। तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, ये सब अभी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, तो आने की पॉसिबिलिटी रेयर है, लेकिन ये कन्वर्जन हमको आने चाहिए कि कूलम मीटर को ESU में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब फिजिक्स की बात है, ठीक है ना, आप कन्वर्जन ये सब पढ़ते हैं। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। तो बेटा आपने इसको 1.2 ले लिया और इनटू डिवाई को अगर ESU में चेंज कर रहे हो तो 1 इंटू 10 टू द पावर 18 आ जाएगा, दैट इज, है ना, आपने इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में ला दिया। और यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में आपको दे ही रखा है, उसका वैल्यू कितना है बेटा, 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ये क्यू है। और डी आपको कितना दे रखा है बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम। ESU सेंटीमीटर हम लोगों ने वाली था, तो जब आप एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो कितना आ जाएगा बेटा, यहां पर 10 टू द पावर माइनस 8। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आ जाएगा 10 टू द पावर 18 माइनस 18, तो माइनस 18 से माइनस 18 ये 10 टू द पावर खत्म हो जाएगा। और 1.2 अपॉन 4.8 जब आप सॉल्व करोगे तो फ्रैक्शन समझ में आता है सीधे सीधे, 12 अपॉन 48 है, तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 का मतलब कितना आ गया बेटा, 0.25। अब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं
तो ये परसेंटेज में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो कितना बन जाएगा बेटा 25%। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन अभी आपके सामने लिखा है ये प्रीवियस एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बट एनसीईआरटी में इस टॉपिक का कोई मेंशन नहीं है, तो आने की पॉसिबिलिटी रेयर है। मतलब अब इतने सालों से जब से मैं तो पढ़ा रहा हूं तब से तो कभी नहीं आया ये क्वेश्चन, तो आने की पॉसिबिलिटी भी ना के बराबर है। ठीक है ना, तो इसीलिए बस ठीक है, फिर भी आपको एक पॉइंट बता दिया, कभी लीग से हट के अगर क्वेश्चन बन जाता है तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लें, से आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं डाइपोल मूवमेंट पे जो बन सकते हैं और जो हमारे कोर्स से रिलेवेंट है उस पर बात करेंगे। चलिए ना, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते हैं डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड। एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज which of the following species is is planar is planar as well as polar? Which of the following species is planar as well as polar? Planar as well as polar, है ना। अब ये जो चारों ऑप्शन है ना, ये चारों ऑप्शन पे मैं एक एक करके क्वेश्चन बनाऊंगा, ऐसा हमने हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पर भी करा था। ठीक है, तो एक बात समझिएगा, आपको यहां पर क्वेश्चन में दो लॉजिक पूछे गए, जरा क्वेश्चन पे फोकस करिएगा, सॉल्यूशन बाद में करेंगे। पहला पॉइंट क्या बोला है, प्लेनर, और एक बात क्या बोली गई है, पोलर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर और नॉन प्लेनर। पहला तो ये प्लेनर नॉन प्लेनर। बेटा एक बात बताओ, प्लेनर और नॉन प्लेनर का जब भी क्वेश्चन आता है तो लॉजिक के ऊपर चलते हैं, ठीक है ना। प्लेनर और नॉन प्लेनर को डिसाइड किसके बेसिस पे करोगे, किसके बेसिस पे करोगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो हमें लॉजिक दिमाग में होना चाहिए कि अगर पूछा गया कि कौन प्लेनर है कौन नॉन प्लेनर है, कौन क्या है क्या नहीं, प्लेनर नॉन प्लेनर का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आपका जो अप्रोच रहेगा, दिमाग में जो बत्ती जलनी चाहिए, जो कॉन्सेप्ट चमकना चाहिए, वो कौन है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड करेंगे कि कौन प्लेनर होता है और कौन नॉन प्लेनर होता है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या इंक्लूड करा गया बेटा, कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है। मुझे बताइए, पोलर और नॉन पोलर को डिसाइड किससे करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से या डाइपोल मोमेंट से, डाइपोल मोमेंट से। डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा तो नॉन पोलर, और डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो क्या आएगा, पोलर। तो आपको यहां पर दो कॉन्सेप्ट एक साथ लगाने, एक तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है और एक डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। अब पहले एक काम करें, इन चारों के लिए डाइपोल मोमेंट निकालने, पहले एक मैं चारों पे क्वेश्चन बनाऊंगा, तो आप चेक कर लो किसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, किसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो वो क्या होगा बेटा, नॉन पोलर, और जिसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो वो क्या हो जाएगा बेटा, पोलर। तो पहले तो पोलर नॉन पोलर लिखते जाओ चारों के बारे में, और फिर प्लेनर नॉन प्लेनर भी लिख लो चारों के बारे में, और एक एक करके क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। पहला वाला केस बताइए, पीसीएल 5 पोलर या नॉन पोलर, इसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, जीरो। लोन पेयर जीरो, ऑल साइड एटम सेम, डाइपोल मोमेंट जीरो। डाइपोल मोमेंट जीरो मतलब क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। तो पहला वाला तो नॉन पोलर हो गया। दूसरे वाले पे आइए, XeF4 सॉल्व किया था इसको, यहां पर दो लोन पेयर है, और दो लोन पेयर में आपको स्ट्रक्चर से सॉल्व करना पड़ता था, एक वाटर कराया था और एक ये कराया था। XeF4 में दोनों लोन पेयर ऊपर नीचे होते हैं, स्क्वायर प्लेनर होता ही है ना, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो आता है, मतलब ये भी क्या हो गया बेटा, नॉन पोलर। तीसरे वाले पे आइए, ClF3 कैसा होगा, पोलर। क्यों होगा पोलर, टी शेप है ये, कौन सा शेप है, टी शेप, तो इसका कैंसिल नहीं होगा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर बना के चेक कर सकते हैं। और अगला वाला कौन है बेटा, SF4, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होता। तो बेटा ये सी और डी आपके पोलर है और ए और बी नॉन पोलर है। अब प्लेनर और नॉन प्लेनर पे आते हैं। मुझे बताइए, PCL5 प्लेनर की नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ये नॉन प्लेनर है। अगला XeF4 स्क्वायर प्लेनर, तो ये प्लेनर है। ठीक है, अगला ClF3 टी शेप, टी शेप प्लेनर, कॉपी पे बनता है टी, है ना, प्लेनर। SF4 पाए के, है ना, तरह, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है, नॉन प्लेनर। ठीक है, नॉन प्लेनर है।
अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज प्लेनर एज वेल एज पोलर। अब बताओ कौन है, सी ऑप्शन, ठीक है ना, प्लेनर भी है और पोलर भी है। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, ऑप्शन यही रहेंगे, चारों पे एक एक क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, which of the following species is planar as well as non-polar, planar as well as non-polar, planar as well as non-polar। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड, ऑप्शन बी XZF4। अगला क्वेश्चन बनाइए, which of the following species is non-planar and polar, non-planar and polar, non-planar and polar। करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन SF4, नॉन प्लेनर एंड पोलर, है ना। अब कौन सा ऑप्शन बच गया, फर्स्ट, फर्स्ट बच गया, तो बताओ क्वेश्चन क्या बनेगा, नॉन प्लेनर एंड, लिख लो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉन प्लेनर एंड नॉन पोलर, नॉन प्लेनर एंड नॉन पोलर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 PCL5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, in which of the following molecule bonds are polar, bonds are polar but the molecule is non-polar, bonds are polar but the molecule is non-polar। ऑप्शंस बोल रहा हूं, लिखते जाइएगा। पहला ऑप्शन ClF3, ClF3। दूसरा ऑप्शन लिखिए SF4, SF4। तीसरा ऑप्शन लिखें BF3, BF3। चौथा ऑप्शन लिखें ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज BF3। भैया जितने भी मॉलिक्यूल दिए हर किसी का बॉन्ड तो पोलर है ही, क्योंकि EN डिफरेंस है हर बॉन्ड में, लेकिन शुरू के दोनों ऑप्शन जो है वो मॉलिक्यूल भी पोलर है। तो आपसे पूछा गया बॉन्ड पोलर होना चाहिए, BF3 में बोरॉन फ्लोरीन का बॉन्ड तो पोलर है लेकिन मॉलिक्यूल एज अ होल इज नॉन पोलर। अब इसी में ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज बॉन्ड्स आर पोलर एंड मॉलिक्यूल इज आल्सो पोलर, तब आपका आंसर 1 एंड 2 हो जाता। तो वो डिपेंड करता, मैं हर क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूं, तो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, which of the following molecule, which of the following molecule contains polar as well as non-polar bonds, which of the following molecule contains polar as well as non-polar bonds, which of the following molecule contains polar as well as non-polar bonds। पहला ऑप्शन लिखेंगे CH4, CH4। अगला ऑप्शन लिखेंगे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। अगला ऑप्शन लिखेंगे O2F2। अगला ऑप्शन लिखेंगे H2O2। बताइए भाई क्या आंसर इसका, बताओ। सेकंड, फर्स्ट कितने बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल, सेकंड कितने बोल रहे हैं, थर्ड कितने बोल रहे हैं, फोर्थ कितने बोल रहे हैं। करेक्ट आंसर इज थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, चलिए आइए इधर ध्यान देंगे कैसे हुआ ये, आइए उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। आपको पहला ऑप्शन कौन सा दिया गया बेटा, बोलो कौन सा है, CH4, ठीक है। दूसरा दिया मैंने NH4Cl, तीसरा दिया मैंने आपको O2F2 और अगला क्या दिया बेटा H2O2, ठीक है। ये ऑप्शन है आपके सामने। अब एक बार जरा इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा। CH4 का स्ट्रक्चर जब बनेगा तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा,
मुझे बताइए इसमें CH का बॉन्ड हर जगह कैसा होगा बेटा? पोलर 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 पोलर, क्योंकि इसमें डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस आएगा ही आएगा, तो इसमें सारे ऑल बॉन्ड्स आर पोलर। तो ये तो आपका पोलर और नॉन पोलर दोनों वाली कंडीशन नहीं हो सकती, ये एलिमिनेट हो गया। अगला आता है NH4Cl। NH4Cl इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड, और जब इसको आप ब्रेक करोगे तो बेटा NH4 प्लस अलग से ब्रेक हो जाएगा और Cl माइनस ब्रेक हो जाएगा। Cl माइनस में कोई पोलैरिटी चेक करने का मतलब है नहीं, क्योंकि वो तो अकेला है। तो बॉन्ड पोलर या नॉन पोलर, ये आयनिक बॉन्ड कैसा होता है? पोलर। तो ये बॉन्ड तो पोलर था ही था। अब इसके अंदर और कोई बॉन्ड छुपा हुआ नहीं है, लेकिन इसके अंदर अभी भी बॉन्ड छुपे हुए हैं। इसके अंदर जो बॉन्ड छुपे हुए हैं वो ऐसा है। और मुझे बताओ ये वाला बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर। ये क्या है? पोलर। ये क्या है? पोलर। ये क्या है? पोलर। और ये वाला बॉन्ड भी कैसा था? पोलर। इसके अंदर भी सारे बॉन्ड पोलर ही है, चाहे कोई सा भी बॉन्ड देख लो। आयनिक बॉन्ड देखोगे वो भी पोलर है, और NH4 के अंदर के जो बॉन्ड है वो भी कैसे है बेटा? पोलर। ऑल बॉन्ड्स आर पोलर। O2F2 और H2O2, जरा एक बार बताओ, H2O2 का स्ट्रक्चर आपने सुन रखा होगा, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, लैपटॉप जैसा, ठीक है, ऐसा खोल दिया। O2F2 भी सेम स्ट्रक्चर होता है। O2F2 भी सेम स्ट्रक्चर होता है। अब मुझे बताओ, यहां पर इस वाले बॉन्ड की बात करूं OH की, तो क्या इस पे डेल्टा माइनस और इस पे डेल्टा प्लस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्या इस पे डेल्टा प्लस और इस पे डेल्टा माइनस आएगा कि नहीं आएगा? ये वाला बॉन्ड कैसा हो गया? पोलर। ये वाला बॉन्ड कैसा हो गया? पोलर। लेकिन मुझे बताओ, जो OO वाला बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड कैसा होगा बेटा? नॉन पोलर, क्योंकि OO में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा। और सेम कहानी इसके साथ है। ये जो OO वाला बॉन्ड होगा, इन दोनों का तो EN सेम है, तो ये बॉन्ड कैसा आ जाएगा? नॉन पोलर। लेकिन जो OF वाला बॉन्ड है, तो OF वाले बॉन्ड में ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड कैसा निकल के आएगा बेटा? पोलर। और ये वाला बॉन्ड भी कैसा निकल के आएगा? पोलर। तो ये कंडीशन है। आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है इनमें जिसके अंदर बॉन्ड्स पोलर एज वेल एज नॉन पोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो आंसर H2O2 या O2F2, जो भी ऑप्शन दे दे। मेनली मार्केट में ये क्वेश्चन H2O2 वाले ऑप्शन के साथ चलता है, तो बच्चों का ऑप्शन याद रहता है H2O2। लेकिन ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट पे चले। O2F2 अगर दे दिया तो अपने को उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। उसका भी स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा। चले, तो ये डाइपोल मूवमेंट के ऊपर जो भी क्वेश्चन वगैरह फ्रेम हो सकते थे, उसके हम लोगों ने यहाँ पर कैटेगरीज की बात करी। तो यहाँ पर अपन समाप्त करते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, MOD। पहली बार जल्दी छोड़ा मैंने? अच्छा।